हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस की क्लासेस। डी कोड आईएएस पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज ये दूसरी क्लास है। आपको ये अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें हालांकि 12 से 15 वीडियोस होंगे, लेकिन हम लोगों ने ये नया सेशन शुरू किया है, उसमें ये क्लास सेकंड है। इस क्लास का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसका जो इंट्रो है कि हम लोग इस क्लास में करने क्या वाले हैं, वो ऑलरेडी एक छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो ऑलरेडी अभी अपलोड किया गया है। टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सेलियंट फीचर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पॉलिटी में, क्योंकि जिसका ये स्ट्रांग है उसकी पूरी पॉलिटी स्ट्रांग है। इसको पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तरीका यह है कि हम लोग प्रॉपर्ली इसकी थ्योरी को समझ जाएं, डिटेल में इसकी थ्योरी को समझ जाएं, और दूसरा तरीका होता है कि इसके साथ साथ हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस या कुछ केस स्टडीज को करें। ये ना सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाता है, बट ऑल्सो सिचुएशंस को देखकर इसको और हम सब इससे एसोसिएट कर पाते हैं। मतलब क्या, हम लोग इन इश्यूज से, इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये बड़ी जो किताब है उसके अंदर जो भी लिखा गया है उन सब से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और जैसे हम रिलेट कर पाएंगे तो आपको इतना याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आज का जो विषय है इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, सब नहीं करेंगे, अगले जितने सारे बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग करने वाले हैं ये लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फीचर हम लोग पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे द ट्राइपार्टाइट रिलेशन बिटवीन दिस फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो ये पहली रिजिडिटी कॉस्मोपॉलिटन वाली जो है वो दूसरी होगी, और तीसरी होगी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाली। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका स्पेसिफिकली, ये तीसरा, ये चौथा। और पांचवा आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, छठा आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, और सातवां आपका जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन सबके पीछे एक लॉजिक है, और इन सबको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग इन केस स्टडीज का जिक्र करेंगे। इन केस स्टडीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत इंडियन सोशियोलॉजी जाननी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा, या इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना पड़ेगा, टू बी प्रिसाइज। दूसरी चीज, सिचुएशन क्या थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब मैं कह रहा हूं 1946 की बात। 46 में सिचुएशन कैसी थी जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, आफ्टर सो मेनी डिमांड्स फॉर इयर्स। ब्रिटिश लेजिस्लेटिव लेगेसी है क्या, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट केशव नंदा भारती, इसने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर दिया है कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई तस्वीर मिल गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ केसेस जो हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, फार्मर्स बिल, सेम सेक्स मैरिज, ये सब कुछ ऐसे इश्यूज है। और भी इश्यूज आप भी जोड़ सकते हैं इसमें, एज एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों के लिए होमवर्क, अगर आप लोग सही में इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में और ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इसको रिस्पॉन्ड करिएगा, नॉट ओनली विद योर सब्सक्राइब चैनल और सब्सक्रिप्शन और ये आपका लाइक, वो सब तो बहुत इंकरेज करता ही है, तो वो आप जरूर करें। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ये आंसर्स आप जरूर दें क्वेश्चंस का, कि आप इनको जैसी कॉन्सेप्ट्स को आप समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप कल न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वाला इशू है हमारा, उससे स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा द लॉन्गेस्ट या लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किताब के अनुसार, अगर आप लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं या आप फॉर दैट मैटर कोई भी किताब फॉलो कर रहे हैं फॉर पॉलिटी, ये लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? जवाब आता है कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का ज्योग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है? कहने का सीधा मतलब यह है कि ये इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। यहां पे अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स है, डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट सिचुएशंस पे लोग हैं। तो ऑब्वियसली सबकी इंटरेस्ट को अगर केटर करना है तो सबसे बड़ा काम क्या हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? रिकॉन्साइल करना। ये सब चीजें करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी बनाना पड़ा। हर एक चीज के लिए प्रोविजन है,
और ये इतनी डाइवर्सिटी हमारे ज्योग्राफिकल कारण से बनती है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है मान लीजिए। तो यहां पे जो आदमी रहता है, यहां पे जो आदमी रहता है, यहां पे जो आदमी रहता है, या यहां पे जो आदमी रहता है, इन सब का कल्चर अलग है, सबका डिमांड्स अलग है, सबकी सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शंस अलग हैं, सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शंस अलग हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये जो सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपकी ज्योग्राफी, सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शन आपकी ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके कल्चर को बनाती है। कैसे? मान लीजिए बहुत ठंड वाली जगह है तो आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपकी रहन सहन बदल जाएगी, आपका खाना खाने का तरीका बदल जाएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, ठंड पड़ने की वजह से वहां पे बहुत सारा चावल और ये सब नहीं उगता है, तो आपके खाने का जो मेन्यू है वो चेंज होगा, क्विजीन में डिफरेंस आएगा, एपरल्स में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न साइड में है या सदर्न साइड में है तो उस हिसाब से आपके कल्चर डेवलप होगा और उस हिसाब से आपकी डिमांड्स डिफरेंट होंगी। तो अगर मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊं जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए है तो बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लेकिन हमारा इंडिया जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे टिका हुआ है उसने और ज्यादा फोर्स किया है हमें ये डिफरेंट कल्चर्स को केटर करने के लिए, और इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लंबा होता गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आप इससे और भी चीजों को खींच खींच कर आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरिकल रीजंस मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनाया गया है। मतलब इसका ऑलमोस्ट मोर देन 60% हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ा एक्ट था और इसका 60% अगर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, विच मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बड़ा होगा। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि हमने अलग अलग देशों से भी अच्छी अच्छी चीजें जो यूनिवर्सल नेचर की हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो अलग अलग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम लोगों ने अलग अलग देशों से लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हिस्टोरिकल तो है ही, इसके साथ साथ अगर मैं ऐड कर सकूं तो मैं करूंगा, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, इसकी वजह से हम लोगों ने अलग अलग देशों से अडॉप्ट कर सके हैं अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्रिंसिपल्स को, और उनको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चेंज भी किए हैं ताकि वो इंडिया के लिए, इंडिया में एप्लीकेबल हो। और इस इंडिया में अप्लाई करने के लिए जो भी हम लोगों ने विदेशी कंट्री से लिया है उसको हम लोगों ने इंडिया में कुछ ट्विक्स करके, कुछ चेंजेस करके अपनाया है। इस चेंज को कहते हैं सुई जेनेरिस। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट तीसरी वजह सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मान लीजिए ये पूरा इंडिया है और आपको अगर सिर्फ केरला के लिए बनाना है तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो दोनों के लिए, सेंट्रल के लिए भी है, स्टेट्स के लिए भी है ना। तो इसीलिए ये काफी बड़ा है। और आखिरी पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट से सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस रखता है, और वो है डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज। इसका मतलब क्या है? क्योंकि लीगल फील्ड के बहुत लोग थे कहां? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और लीगल लोगों का जो लैंग्वेज होता है वो काफी लंबा चौड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट विथ स्टैंडिंग टू, इसका सिंपल मतलब है इन स्पाइट ऑफ, लेकिन वो लोग नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक और जगह है। एक और कारण की वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी बन गया है, और वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को अपनाया है, बाकायदा हमने हमारे देश के या किसी और के जो कन्वेंशंस होते हैं या हमारे देश के जो कुछ पुराने कस्टम्स हैं, उन चीजों को भी हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की कोशिश करी है। उन चीजों को भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखने की कोशिश करी है। से फॉर एग्जाम्पल, हमारे पुराने कस्टम्स के अनुसार मान लेते हैं ये जो हमारा वर्ण सिस्टम था, ये वर्ण सिस्टम में कहीं ना कहीं
मैं ऋग्वेदिक की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वर्क। लेटर वेदिक में ऑफ कोर्स ये वर्क लेटर वेदिक पीरियड से ऑफ कोर्स ये वर्क के बेसिस पे नहीं बल्कि बर्थ के बेसिस पे होने लग गया और ज्यादा रिजिड होने लग गया और समस्याएं बढ़ गई। लेकिन अगर हम सिर्फ काम वाले चीज को लें, तो हम लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हमारा जो देश है या हमारा जो देश की हिस्ट्री है, लेगेसी है, पुराने एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं, तो ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश है। और ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पन्ने में है। ये सिर्फ एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन की बात है। दूसरी जो चीज है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज फीचर्स में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन नेचर, इसका क्या मतलब है? कॉस्मोपॉलिटन का सिंपल मतलब यह है कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली हैं, बट इट डज नॉट tantamounts to, और इट डज नॉट मीन कि ये सारी चीजें जो करके हमने प्लेजराइज किया है। कोई ऐसा प्लेजरिज्म वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है अलग अलग देशों से वो कॉपीराइटेड नहीं है। कॉपीराइट क्लेम्स नहीं लग रहा है इन सब चीजों पे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल नॉर्म है। इक्वालिटी मान लीजिए, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब पे हम लोग क्या कहेंगे? किसकी कॉपीराइट है? किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। अगर इन सब पे कॉपीराइट लग जाएगा तो फिर हमारे गांधी जी के प्रिंसिपल्स को बहुत सारे कंट्री फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल, अब ये नॉन वायलेंस प्रिंसिपल है, क्या इस पे भी हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं? नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इस सेंस में कॉस्मोपॉलिटन में मैं सारे के तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा और वो एसेंशियल भी नहीं है। कुछ कुछ चीजों के बारे में आप लोग जान लें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हम लोगों ने तकरीबन मेजॉरिटी पोर्शन, जैसे कि मैंने कहा मोर देन 60% हम लोगों ने लिया है। तो हमने यहाँ से क्या क्या चीजें ली हैं? जैसे हमने कहा है कि मोर देन 60% हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्ट से अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। तो क्या क्या वहां से लिया है? कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंट्री में हायरार्किक वे में सेंट्रल और स्टेट होंगी, फेडरेशन होंगी। यहां पे बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन सेंटर एक है। सो देयर इज अ हायरार्किक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फेडरल स्ट्रक्चर। इसके अलावा हालांकि फेडरेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन ये जान लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जुडिशियरी के बारे में लिया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिया है हम लोगों ने ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये हम लोगों ने लिया है। याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर सिर्फ लिया है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं लिया यहां से, ठीक है। अच्छा, अब आती है एक और इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे कि यूके। यूके से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है, ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने वहां से रूल ऑफ लॉ लिया है। तीसरा, हम लोगों ने वहां से कैबिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है। चौथा, हम लोगों ने वहां से रिट्स लिया है। ये हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है और हर एक वर्ड की मीनिंग हम लोग आगे समझते रहेंगे एज एंड व्हेन द क्लासेस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। और क्या लिया है? बाइकैमरलिज्म लिया है। बाइकैमरलिज्म का मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। रिट्स का मतलब होता है जो भी आपके आर्टिकल 32 में है, मतलब जिन रिट्स का प्रयोग करके आप, जैसे मान लीजिए यहां पे एक इंडिविजुअल है, इसके पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल, और यहां पे सरकार है। अब सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया जिस लॉ के तहत इस इंसान का फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच हो गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स इस इंसान की छीन ली गई। अब ये आदमी अपना दुखड़ा लेके सरकार के पास ही जाएगा जिसने लॉ निकाल के इसकी राइट्स को छीन लिया? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये रास्ता इसके लिए बंद है। क्यों? अब देखिए, सरकार यहां पे लॉ बनाई, यानी कि यहां पे लेजिस्लेचर्स भी हैं जिन्होंने लॉ बनाया और उसको बिल को पास किया, और यहां पे एग्जीक्यूटिव भी हैं जिन्होंने मिलकर बिल बनाया, जो कि ये भी सरकार चला रहे हैं। ये लोग अपोजिशन में होंगे हाउस में, नेचुरली। अब जब ये बिल एक्ट में तब्दील हुआ और ये लॉ इसकी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दी, तो इस इंसान के पास और ऑल्टरनेटिव जगह क्या है जहां से जाके वो बच सके, जहां वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस पा सके? वो अब भागता हुआ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडर आर्टिकल 32, जो कि रिट जुरिस्डिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने रिट्स का एक्सरसाइज करके, रिट्स 5 प्रकार के होते हैं,
रिच एक्सरसाइज करके, रिच पावर को एक्सरसाइज करके सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, रादर सरकार को फोर्स कर सकते हैं कि जो भी आप लोगों ने इसके साथ किया इसको बंद कर दें, या ये इस लॉ को, जिस लॉ के पास होने की वजह से इसकी फंडामेंटल राइट्स को छीन ली गई है, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है। बात समझ में आया? और हम लोगों ने क्या लिया है, एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस। यूएस से हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट्स को लिया है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी यहां से लिया है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंस होगी तो ही आपके फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने के बाद जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसका एक चार्ट मैं क्लास के एंड में बनाऊंगा, तो अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने आयरलैंड से या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। इसमें यह कहा गया है कि जब सरकारें बनेंगी, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट्स में हो, इस सरकार का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि सरकार के ऑट टू डू वाले लिस्ट है, ऑट टू डू लिस्ट यहां पे दी गई है। सरकार से ये अपेक्षाएं की जा सकती है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, और दो कंट्रीज के नाम ले लेते जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। इक्वालिटी, लिबर्टी अपने आप में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम समझेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 22 तक, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 1950 में हमारा संविधान बनाया गया, ठीक है। 2010 में सेम सेक्स मैरिज का इशू आया, मतलब LGBT कम्युनिटी का इशू आया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ट्रस्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ये सोच ही नहीं सकता होगा कि इस चीज को या इस कम्युनिटी को राइट्स देने के लिए एक मूवमेंट आने वाले 70-80 सालों के बाद देखी जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा फोरसाइट एक्सपेक्टेड ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर एक्सपेक्ट किया होगा या रादर एप्रीहेंड किया होगा, आप जिस भी आर्गुमेंट को फॉलो करते हो, उन्होंने ये जरूर एप्रीहेंड या एक्सपेक्ट किया होगा कि आने वाले सिचुएशन में समय काल में डिमांड्स चेंज होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर वही पुराना रह गया और नई नई डिमांड्स आने लगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट विल बिकम अ डेड लेटर। सो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट बनाए रखता है, इसीलिए इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक है, एकदम ऑर्गेनिक है। जितना समय जा रहा है उतने इसके अंदर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और ये और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ अमेंडमेंट्स की वजह से हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर हम लोगों को पढ़ना है, वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर से। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसके अंदर मतलब 368 के अंदर दो तरह के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, एक बाय स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ ऑल स्टेट्स रैटिफिकेशन, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए इन सब शब्दों को आप अभी मत सुनिए क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा, आप सिर्फ इतना समझिए कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस दिन जो वोट देना आया है प्रेजेंट है उनका 2/3, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 60 लोग आए हैं कहां पे? पार्लियामेंट पे, तो 60 लोगों का 2/3 देखा जाएगा, ठीक है। अगर ये होता है तो ही आप अमेंडमेंट बिल पास करा सकते हैं एक हाउस से, और फिर ये दूसरा हाउस जाएगा, वहां पे भी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगा, इस हिसाब से होता है।
और 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए लोकसभा में था क्या, मान लीजिए यहाँ पे मेंबर्स हैं मतलब एमपीज हैं लोकसभा के, इन्होंने एक बिल इनिशिएट किया, यहाँ से ये 2/3 मेजोरिटी में पास हुआ, फिर यहाँ से राज्यसभा गया, फिर यहाँ से 2/3 मेजोरिटी में पास हुआ, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर इसने साइन कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि ये अगर मान लीजिए लोकसभा में गया, वहां से ये 2/3 मेजोरिटी में गया, फिर ये राज्यसभा में गया, फिर वहां से 2/3 मेजोरिटी में पास हुआ, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास ना जाके सारे स्टेट्स के पास जाएगा, और सारे स्टेट्स मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, इन 28 स्टेट्स में हर एक स्टेट्स में, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जहां जहां पे असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये जाएगी हर एक स्टेट के। और मान लीजिए कुछ स्टेट आउट ऑफ 14 स्टेट्स में, या मान लीजिए 16 स्टेट्स ने 50% से इस पर्टिकुलर बिल को जो यहां से पास होकर आया है 50% मेजोरिटी या 51% मेजोरिटी से 16 स्टेट्स ने पास कर दिया, 16 स्टेट्स ने पास कर दिया, तो उसके बाद ये बिल फिर प्रेसिडेंट के पास भेजी जाएगी और फिर ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये 16 स्टेट्स ने पास नहीं किया तो क्या होगा, तो ये फेल हो जाएगा, तो ये बिल पास नहीं हो सकता। अब स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से देख रहे हैं तो यहां पे स्टेट असेंबलीज को यानी कि एमएलएज को उतनी पावर नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट राटिफिकेशन देखते हैं तो यहां पे एमएलएज को पावर दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो सारे टॉपिक्स, मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से रिलेटेड है, और एक ऐसा टॉपिक है वो सेंटर और स्टेट्स दोनों से रिलेटेड है, मतलब कि वो एक फेडरल टॉपिक है ना। तो ऐसे फेडरल टॉपिक पे भी अगर सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से काम चलाया गया होता तो स्टेट्स अपनी आवाज, अपना वॉइस कहां रेज करती, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाती? ताकि ये लोग पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीजें हैं, स्पेसिफिक कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अमेंड अगर आप करना चाहें तो आपको स्टेट्स का भी परमिशन लेना पड़ता है, एंड दैट टू 50%। ठीक है, चलिए, ये आपका रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी सुना होगा कि ये यूके से लिया गया है, ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सरकार बनेगा जहां पे दो हेड्स होंगे, एक रियल हेड जिसके पास वास्तव में पावर होगा, इसको कहते हैं डी फैक्टो, या हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और एक नॉमिनल हेड होगा, इसको कहते हैं डी ज्यूरे अकॉर्डिंग टू द लॉ, यह हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, दूसरी चीज, ये मेजॉरिटी पार्टी सिस्टम पे टिकी हुई है, मेजॉरिटी पार्टी रूल पे ये टिकी हुई है। ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी होगी वही सरकार बनाएगा। ठीक है, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसका भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, वो हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तब उसके डिमेरिट्स में इसको पकड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको फोकस करना है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको फोकस करना है। और ये जो मेंबर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे देश का पार्लियामेंट है, बात को समझिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट है, ये बहुत बड़ा सा एक पार्लियामेंट है, यहां पर इंडिया, हमारा प्यारा भारत का फ्लैग भी। ठीक है, अब इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है, इस पार्लियामेंट के अंदर 3 पोस्ट्स हैं, एक प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ये लोकसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं ये पूरे देश से इलेक्ट होके आते हैं, मतलब ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। प्रेसिडेंट साहब इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और राज्यसभा के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी, दोनों ही मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं। ये आदमी एमपी नहीं है, ये आदमी एमपी नहीं है। ठीक है, अब कोई एक आदमी लोकसभा का भी मेंबर है, राज्यसभा का भी मेंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब भी कोई बिल पास होता है,
हम लोग इसको एक और स्ट्रक्चर से समझते हैं कि मान लीजिए अब प्रेसिडेंट बिना, एक और चीज, प्रेसिडेंट बिना मेंबर हुए यहां पे क्यों बैठा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है, इट्स लेजिस्लेटिव बॉडी, ये लॉ बनाती है, सिर्फ हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, ये सिर्फ लॉ बनाती है। ये प्रेसिडेंट यहां पे क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट यहां पे ये कर रहा है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना यहां से अगर पास हो भी जाता है तब भी लॉ नहीं बन सकता। तो हमें उसको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्या है। देखिए अभी आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखिए कि मैं 4 टॉपिक को एक ही के अंदर क्लब करूंगा एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, इसके नीचे प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अब नियम यह कहता है कि मान लीजिए लोकसभा से एक बिल इनिशिएट किया जाता है, मान लेते हैं वो बिल, एग्जांपल जोड़ रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं वो बिल फार्मर्स बिल है जो अभी कंट्रोवर्सी में चला है। ये बिल लोकसभा में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। अब लोकसभा के अंदर जितने सारे एमपीज हैं जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, उसमें से जो मेजॉरिटी लोग होगी वो सरकार बनाएगी, यानी कि यहाँ पे बीजेपी के मेंबर्स भी हैं, यहाँ पे लेफ्ट के मेंबर्स भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस के मेंबर्स भी हैं, यहाँ पे अदर पार्टी के मेंबर्स भी हैं, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, इसके नंबर ऑफ एमपी सबसे ज्यादा हैं, तो इन्होंने बना लिया सरकार। ये सरकार बन जाती है एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो सरकार बन गई, मान लीजिए जो मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर, वो सरकार बना लिए हैं, सरकार बनाने के बावजूद भी वो एमपी तो रहेंगे ही ना, एमपी तो रहेंगे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो आदमी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो आदमी है, वो आदमी खुद भी एक एमपी है, मतलब वो खुद भी एक एमपी है, वो खुद लॉ भी बना सकता है, उसकी 2 आइडेंटिटी हो गई, डुअल आइडेंटिटी हो गई। अब दिक्कत की बात यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहता है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मान लीजिए कि ये बीजेपी है और इन्होंने, सरकार इनकी है, तो सरकार ने एक बिल प्रमोट किया लोकसभा में जिसका नाम है फार्मर्स बिल। अब जैसे ये प्लेस करेंगे लोकसभा में, तो लेफ्ट की सरकार की जो एमपीज हैं, कांग्रेस की सरकार की जो एमपीज है, क्या उसका वो विरोध करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। और अगर इनकी विरोधिता के बाद बीजेपी बिल पास नहीं करा पाई तो क्या होगा, वो बिल मर जाएगा। लेकिन मान लेते हैं इनकी मेजॉरिटी इतनी ज्यादा है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, रोका, मना किया, फिर भी यहां से पास हो गया क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो पास होने के बाद ये चला जाएगा राज्यसभा में। अब मान लेते हैं राज्यसभा में भी जैसे तैसे इंक्लूड्स एमपी खरीदना, इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। ये गलत है, इलीगल, लेकिन फिर मैं कहता हूं जैसे तैसे एमपी को मैनिपुलेट करना, जैसे भी करा, और राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। लेकिन अभी भी जो पास हुआ है ये बिल, ये अभी भी बिल ही है, ठीक है ना। इसको एक्ट बनने में समय है। ये एक्ट तब बनेगा जब ये बिल सेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अगर इस पे सिग्नेचर कर दिया तो ये दिस विल बिकम एन एक्ट, कानून बन जाएगा और ये सब पे लागू हो जाएगा, मतलब ये इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द सिटीजंस ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया बात। अब क्योंकि हमारे यहां पे जरा फोकस करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमारे जो सिटीजंस हैं इनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, है कि नहीं। अब ये फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे फार्मर्स ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, फार्मर्स भी सिटीजंस हैं, इट इंक्लूड्स फार्मर्स आल्सो, है ना। तो फार्मर्स ने देखा कि इनकी फंडामेंटल राइट जो है वो ये एक्ट जो है वो ब्रीच कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव एक स्टेप या एक लेजिस्लेटिव स्टेप दोनों हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये लॉ बन के निकला है तो ये एक लेजिस्लेटिव एक्शन है, ये एक लेजिस्लेटिव एक्शन है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन सरकार ने बनाई जिसके वजह से फार्मर्स की फंडामेंटल राइट छिन गई। अब फार्मर्स इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी 2 ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि ये लॉ मतलब जो फार्मर्स बिल एक्ट बना था वो लॉ अगर वैलिड है तो वो आगे कंटिन्यू होगा,
ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये लॉ इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को खारिज कर देगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे सिटीजन्स की, उसको इंश्योर कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि कल को अगर कोई सरकार अपने एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन से किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट छीनना चाहे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स, जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कैन चेक पार्लियामेंट ऑल्सो, करेक्ट। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी क्षमता है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए नियम कानून को रोक सकता है, गलत प्रूफ करके खारिज कर सकता है, तो क्या इसके लोग जो जजेस हैं, ये लोग भी तो सरकार के पैसे पे ही चलते हैं। सरकार के पैसे मतलब सरकार इनको सैलरी देती है, सरकार इनको अपॉइंट करती है। अब मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से 3-4 जज ऐसे हैं जो बिक गए, सरकार के ही खाती हैं, सरकार के ही सैलरी पे चलते, तो सरकार की बात मान लेंगे, फार्मर्स बिल को राजी कर देंगे, हाँ बढ़िया लॉ है, ये बोल देंगे। तो क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इट विल बी प्योरली एन अनार्की, है ना। ये ना हो इसलिए क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और अगर ये इंडिपेंडेंट रहेगी, अगर इसकी सैलरीज, इसके पेंशन, प्रोविडेंट फंड, 10 ईयर ऑफ द सर्विस, अगर ये सब सुरक्षित हैं, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकी इनके नेगेटिव में, तो ये अपना काम ठीक से कर सकती है, जिसका काम क्या है? रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू करना। किसका? पार्लियामेंट का। इट इज लाइक ए चेक एंड बैलेंस। और सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया, मतलब ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो एक्शन फंडामेंटल राइट को, किसी के फंडामेंटल को ब्रीच कर रही है। फॉर एग्जांपल, सरकार ने एक नियम बनाया कि रात के 8 बजे के बाद कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगी, विल नॉट गो आउट। तो ये लड़कियों के लिए राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है, मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो अब इस पर्टिकुलर रूल को, सरकारी रूल को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो उसकी भी रिव्यू कर सकती है, सो एज टू एंश्योर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई कहता है कि देयर इज अ ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ बनाने में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये लॉ गलत साबित हुआ तो यहां पे जुडिशियरी सुप्रीमेसी है, मतलब जुडिशियरी इसको चेक कर सकती है। और ऐसा कैसे कर सकती है वो? क्योंकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है? सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस helps the judiciary to work unbiasedly and to ensure the constitutional values and to check the power of the parliament's sovereignty. बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द ट्राई, और यही चीज है यूके में। क्या है ना, यूके में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। यूके में पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशियरी इज कंसर्न। दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो मैं क्लास के शुरुआत में बता रहा था कि हम लोग इस चीज को ऐसे करेंगे कि ये वाली जो चीज बता रहा था मैं कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए ये जो ट्राइपार्टाइट था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये चीज मैं कोशिश कर रहा था। फार्मर्स बिल आप ले लीजिए, आप सेम सेक्स मैरिज, आप किसी को भी ले लीजिए। यदि आपका ये इंश्योर कर सके, आप अगर ये इंश्योर कर सकें तो ऑटोमेटिकली ये होगा, और ऑटोमेटिकली हम लोग एक बैलेंस, पावर बैलेंस या चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर में जा सकते हैं, विच एक्चुअली इंश्योर्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको कहते हैं नॉन आर्बिट्ररीनेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और इससे हमें और प्रोत्साहन और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच।